एंटीबायोटिक के सीरीज में हमने अलग अलग एंटीबायोटिक के बारे में बात किया था। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे जो इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन से मिलता जुलता है। इस एंटीबायोटिक का नाम है आपको रॉक्सिथ्रोमाइसिन। रॉक्सिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन से फार्माकोलॉजिकली मिलता जुलता है, यानी कि उसके जो इफेक्ट होते हैं, जो इसका यूज होता है मेडिकली, सेम ऑलमोस्ट इसका भी वही इफेक्ट, वही यूज होता है। तो कैसे रॉक्सिथ्रोमाइसिन काम करता है, क्या इसके फार्माकोकाइनेटिक है, क्या डोज है, क्या यूजेस है, प्रेगनेंसी में सेफ है नहीं, कौन सा साइड इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन दिखाता है ये, इन सब के बारे में लोग बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर रजत आपका दवाइया में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। रॉक्सिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है। जैसा मैंने कहा कि बाकी मैक्रोलाइड क्लास के एंटीबायोटिक से मिलता जुलता है। ये मेनली आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज्यादा काम करता है इन कॉम्पेरेटिव टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो रॉक्सिथ्रोमाइसिन आपको बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के 50S राइबोसोम्स पे जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं पाता है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस जो होता है जिसके तहत अमीनो एसिड जो नए नए बनते हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, ये प्रोसेस इसमें बाधित हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से नया आपको प्रोटीन बन नहीं पाता है। तो बैक्टीरिया का फर्दर डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो पाता है और धीरे धीरे बैक्टीरिया कमजोर पड़ने लगता है और बैक्टीरिया का देहांत हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो रॉक्सिथ्रोमाइसिन आपको रॉक्सिड नाम से बहुत ज्यादा बाजार में बिकता है, डॉक्टर इस नाम से तो ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक्चुअल में आपको सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आप इसको ओरली लेते हो, जब ओरली लेते हो तो बॉडी में ये एब्जॉर्ब तुरंत हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन सबसे अच्छा थेरेप्यूटिक वैल्यू इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिखता है। यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया में ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मेटाबॉलिज्म अलग अलग स्टेजेस में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज लीवर में होता है। इसका जो हाफ लाइफ होता है वो 12 घंटे का होता है और बाइल के थ्रू बॉडी से ये बाहर फीसेस से निकल जाता है। तो ये इसका फार्माकोकाइनेटिक है। अगर हम लोग यूजेस की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला, जैसा मैंने कहा कि इसका जो सबसे अच्छा थेरेप्यूटिक वैल्यू देखने को मिलता है, जो कंसंट्रेशन देखने को मिलता है, वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे अधिक इफेक्टिव होता है, खास करके कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ब्रोंचाइटिस, वो चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब होता है कि छाती में पानी जम जाना, पस जम जाना, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है निमोनिया वाला। और कम्युनिटी एक्वायर्ड का मतलब होता है कि किसी एक समाज में हुआ हो। दो तरह के निमोनिया होते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है। तो जब कोई एक नॉर्मल एरिया में निमोनिया फैला हो, तो या फिर नॉर्मल व्यक्ति को वो जो अपने घर पे है, तो इसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलते हैं। अगर यही निमोनिया किसी को हॉस्पिटल में हो गया हो या हॉस्पिटल के परमिसेस में जाने से हुआ हो, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। दूसरा होता है ब्रोंचाइटिस। जैसा मैंने कहा क्रॉनिक और एक्यूट दोनों में होता है। तो ब्रोंचाइटिस का मतलब होता है कि हमारी जो ब्रोंचियोल्स हैं, जो श्वास की नली है, जो ट्यूब्स हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो बहुत ज्यादा खखार बनता है, बहुत ज्यादा कफ बनता है। ठीक है, तो ये एक होता है एक्यूट, जो नॉर्मल होता है, जिसमें कोई जान का खतरा नहीं होता है, कुछ दिन में एंटीबायोटिक वगैरह खा के ये ठीक हो जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक, यानी कि जिसमें बहुत ही ज्यादा म्यूकस बनता है, बहुत ज्यादा खकार बनता है, बहुत ज्यादा खांसी होती है, वूपिंग कफ जैसा कंडीशन हो जाता है, सांस बहुत ज्यादा फूलने लगता है, ब्रोंचोल्स बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका होता है, और ये कभी कभी आपको लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है, जान जाने का खतरा भी होता है। तो वहां पे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा साइनोसाइटिस और फेरेंजाइटिस के कंडीशन में भी इसे कभी कभी यूज किया जाता है। साइनोसाइटिस और फेरेंजाइटिस का मतलब होता है कि साइनस हमारे यहाँ पे होते हैं, छेद होते हैं, बोन्स में से इन्फेक्शन हो जाता है तो कफ जमने लगते हैं, तो साइनस कहते हैं, जिसमें सर में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। फेरेंजाइटिस मेनली गले का इन्फेक्शन होता है, जिसमें कुछ खाने पीने घुटने में दर्द होता है। इसका जो अगला यूजेस है वो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में है, यानी कि स्किन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है तो वहां पे इसका यूज करते हैं। अगला यूज इसका जेनेटो यूरिनरी ट्यूब जो होते हैं, ट्रैक जो होते हैं, वहां पे यूज होता है, जैसे यूरिथ्राइटिस, सर्विक्साइटिस। यूरिथ्राइटिस का मतलब होता है कि यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाना, जिससे यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है। सर्विक्साइटिस का मतलब होता है सर्विक्स में इन्फेक्शन होना, जिसमें
उसमें सूजन आते हैं। मेनली ये इन्फेक्शन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से हो सकता है या फिर किसी और कारण से हो सकता है, जैसे गोनोरिया वगैरह की वजह से हो सकता है, तो वहाँ पे इसका यूज करते हैं। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज हम लोग करते हैं ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इसका यूज हम लोग एच पाइलोरी बैक्टीरिया यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है, जो पेट की समस्या होती है उसको खत्म करने के लिए बाकी एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे गोनोरिया, क्लैमाइडिया वगैरह में किया जाता है। और भी ऐसे कई आपको इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ज्वाइंट की इन्फेक्शन हो गया, बोन की इन्फेक्शन हो गया, कभी कभी वहाँ पे भी इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा ईएनटी के डॉक्टर इसको ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ईयर इन्फेक्शन जिसको हम लोग मिडिल ईयर इन्फेक्शन या ओटाइटिस बोलते हैं, वहाँ पे इसका प्रिस्क्राइब किया जाता है इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, जिसमें कान बहना, कान में दर्द होना, कान में पस जमना वगैरह देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नोज का जो इन्फेक्शन होता है या फिर जो थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे भी रॉक्सीथ्रोमाइसिन का यूज आसानी से किया जाता है और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। टाइफाइड फीवर में भी कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन की जगह पे रॉक्सीथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जगह थे जहाँ पे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और भी कई इन्फेक्शन इसमें यूज होता है, लेकिन जो प्राइमरी यूजेज हैं, जो मेन यूजेज हैं, वो यही सब एरिया में इसका यूज देखने को मिलता है। डॉक्टर इस सब एरिया में इसका प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये इसका उपयोग हो गया। अगर डोज की बात करें तो ये 3 स्ट्रेंथ में आता है, 50 mg, 150 mg एंड 300 mg। तो 50 mg वाला और 100 mg भी आता है कभी बच्चों के लिए। तो 50 mg वगैरह जो होता है वो बच्चों के लिए सस्पेंशन में होता है, और 150 mg एंड 300 mg मेनली एडल्ट डोज होता है। तो वहाँ पे इसको दिन में 2 बार के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। डिपेंड करता है कि कैसा सीवियरिटी है, कैसा इन्फेक्शन है, वहाँ पे इसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूँ तो कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं, नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन, रैसेज और कभी कभी हेडेक होना या डिजीनेस होना, तो यही साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ, एक दो साइड इफेक्ट रेयर है, जैसे रिवर्सिबल हेयर लॉस, मतलब कि कुछ हेयर लॉस देखने को मिलता है जो बाद में वापस से बाल उग जाते हैं, तो वैसा साइड इफेक्ट भी कभी कभी देखने को मिलता है। या बहुत ही लीवर में प्रॉब्लम देखने को मिलना, जैसे किसी को लीवर सिरोसिस है तो वगैरह, वहाँ पे भी इसको प्रिस्क्राइब करने के पहले सोचना पड़ता है। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, जैसे आपको एंटासिड हो गया। एंटासिड अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको या तो रॉक्सीथ्रोमाइसिन को 1 घंटे पहले यूज करना चाहिए या 2 घंटे बाद यूज करना चाहिए, क्योंकि एंटासिड क्या करता है कि इसके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, बाधित करता है। दूसरा थियोफाइलिन हो गया, वारफरिन हो गया। तो थियोफाइलिन वारफरिन के साथ है कि ये बहुत ज्यादा उनका कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, थियोफाइलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वारफरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो उससे टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है बॉडी में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का फेल्यूर देखने को मिलता है। अर्गोटामाइन के साथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अर्गोटिज्म नाम का एक साइड इफेक्ट होता है, बीमारी होती है जिसमें ठंड लगना, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, सेंसेशन ऑफ द बॉडी में, तो उस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए अर्गोटामाइन का इसको यूज नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, बिना डॉक्टर के सलाह के आप प्रेगनेंसी में इसका उपयोग मत करें, और ब्रेस्ट फीडिंग तो बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई भी दवाई आप यूट्यूब से ना देख के डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की सलाह लेके ही यूज करें। अपने मन से कोई दवाई का उपयोग यूट्यूब का वीडियो देख के नहीं करें। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है और किसी प्रकार से प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।